तो फिर बताइए, आपको ये रिश्ता मंजूर तो है? देखिए, आपकी बेटी को कोई भी परेशानी नहीं होगी, इसके बावजूद कि हम इसके बाद एक दूसरे घर में रहेंगे। मैं आपके शब्दों पर पूरा भरोसा कर लूं, लेकिन मेरा दिल कैसे भरोसा करेगा आप पर, जबकि हमें ये पता है कि आपका 100 करोड़ का घर भी आपके हाथ से जाने वाला है। प्लीज पापा, यहाँ से चलो। एक तो इस लड़के की एज भी बहुत ज्यादा है, ऊपर से घर का कोई ठिकाना नहीं है। शादी के बाद मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे तो नौकर चाकर, प्राइवेट जेट, ब्रांडेड क्लॉथ्स, इन सब की आदत है। देखो स्वाति बेटी, हम तुम्हें इस घर में बहुत प्यार देंगे। जल्दबाजी में फैसला मत लो। मेरा ये जल्दबाजी का फैसला नहीं है, बहुत सोच समझ कर बोल रही हूँ। जब आपका कोई भविष्य नहीं है तो फिर अपना भविष्य आपके साथ जोड़ने का क्या फायदा? चलो पापा। अवंतिका अपने बेटे का रिश्ता टूटने नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो उनके कार में बैठने तक विनती करते हुए पीछे जाती है, लेकिन वो लोग चले जाते हैं। वापस आकर अवंतिका बहुत परेशान होती है। सब बर्बाद हो गया, ये रिश्ता भी हाथ से निकल गया। मुझे बहुत बुरा लगता है। इन 6 सालों में मैं अपने बेटे के लिए एक भी रिश्ता नहीं ढूंढ पाई। 10 के 10 रिश्ते टूट गए। यकीन नहीं होता कि हमारी स्थिति इतनी बुरी भी हो सकती है। पापा जी, जल्दी से कहीं न कहीं से हमें पैसे मिल जाए और 100 करोड़ के घर से कहीं न जाना पड़े। बिना ऐशो आराम की जिंदगी मैं सोच भी नहीं सकती। मेरा पेट। माँ जी, आपको दर्द हो रहा है? मैं दवाई लाती हूँ, आप पानी पी लीजिए। बहू चिंता मत कर, नहीं चाहिए दवाई, ठीक हूँ, मामूली सी मरोड़ थी। हे भगवान, हाथ से प्रोजेक्ट भी निकल गया और अब हमें इन्वेस्टर को 200 करोड़ भरने के लिए 100 करोड़ की प्रॉपर्टी देनी पड़ रही है। माँ, मेरी शादी करने का आप ख्याल निकाल दो, क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा तुझे लग रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मेरा मन अशांत है, मुझे मंदिर जाना ही होगा। आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं माँ, आपकी भी तबीयत सही नहीं है और घर में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अब तो माँ, मेरा भी मन घबरा रहा है। एक बार पंडित जी से घर के बारे में बात कर ही लेते हैं। हाँ, पंडित जी के पास चल। मेरा भी मन कर रहा है कि पंडित के पास चलूं। क्या मुझे अपनी परेशानी का समाधान मिलेगा? नहीं, रहने देती हूँ। ये पंडित वगैरह की बात कुछ नहीं होती है। तब अवंतिका और उसकी बेटी चिंकी दोनों मंदिर जाते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाते हैं और फिर पंडित जी को अपनी सारी हालत बताकर चिंता व्यक्त करते हैं। देखिए अवंतिका जी, आपके घर की दशा बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। जैसा कि आप बता रही हैं वैसा मैं देख भी सकता हूँ। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंडित जी, कब ठीक होगा? 4 महीने में इतना कुछ हुआ है और मैं अपने बेटे का रिश्ता तो 5 साल से ढूंढ रही हूँ। उसकी ज्यादा उम्र की वजह से आज एक रिश्ता और टूट गया। आखिर मेरे बेटे की शादी कब होगी? आज मैं तुम्हारे बेटे की कुंडली देख ही लेता हूँ, लाओ। चंद मिनटों में पंडित जी गोविंद की कुंडली देख लेते हैं। चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे की किस्मत में लिखा ही था 10 बार रिश्ते टूटना, लेकिन अब 11वीं बार रिश्ता उसका जिसे भी जुड़ेगा वो बहुत खास लड़की होगी, जो तुम्हारे घर की भी सारी परेशानी को दूर कर देगी। लेकिन वो लड़की एक बहुत गरीब घर से होगी। ये क्या बोल रहे हैं पंडित जी आप? माना कि हमारे 100 करोड़ का घर हमारे हाथ से जाने वाला है, लेकिन मेरे भैया गरीब घर की लड़की से क्यों शादी करेंगे? हाँ पंडित जी। देखो, ऐसा सोचोगी तो आज जिस स्थिति में हो कल भी उसी स्थिति में रहोगी, और भविष्य में भी मुझे सब कुछ शुभ नजर आ रहा है। वहीं तुम्हारे बेटे की पत्नी तुम्हारे घर का भाग्य बदल सकती है। पंडित जी, वो लड़की हम तक कैसे पहुँचेगी? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वो किस्मत वाली लड़की है जो मेरे बेटे से शादी करेगी? भाई, ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन एक संकेत दे सकता हूँ। इसी महीने में इसी मंदिर के बाहर तुमसे जो लड़की टकराएगी वही तुम्हारी बहू होगी। उसके एक कदम से तुम सबकी किस्मत जुड़ी है। शुक्रिया पंडित जी, आपकी ये बात जानकर दिल को तसल्ली मिली। इसका मतलब इस बार मेरे बेटे की शादी हो ही जाएगी। अवंतिका खुश होकर पंडित जी को दक्षिणा देकर मंदिर से बाहर निकलती है कि उसके पेट में फिर से दर्द होने लगता है और चिंकी उसे अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर, माँ को उसी पथरी की वजह से परेशानी हो रही है क्या? वो ठीक तो है ना?
हाँ थोड़ा ठीक है, पर इन्होंने जरूर कुछ ऐसा खाया जिससे इनको बदहजमी हुई है और उस वजह से दर्द भी हुआ है। और स्ट्रेस भी आप कम लो। देखिए बेहतर होगा कि ये मामूली खाना खाएं जो मैं इन्हें पहले भी बता चुका हूँ, और अगर अभी भी ये ठीक नहीं हुई तो फिर अगले महीने ऑपरेशन करना पड़ेगा इनका। चिंकी परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। चिंकी ड्राइवर को बुलाकर अपनी माँ को गाड़ी में बिठाकर घर ले जाती है। घर तो आलीशान था, साथ ही बाहर 5 से 6 ब्रांडेड कार और बैकयार्ड में 2 प्राइवेट जेट खड़े हुए थे। चिंकी अपने पिता को बता देती है। अखिलेश बाहर आ जाता है और सहारा देते हुए उसे कमरे में ले जाता है। भगवान तुम क्या करती हो, अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। कितना बोला है तुम्हें टेंशन मत लिया करो। और तो और तुम्हारा ऑपरेशन भी होने वाला है और अब धीरे धीरे पैसों की कमी भी पड़ रही है, बिजनेस ठप हो चुका है। सूरज, गोविंद बेटा, तुम दोनों ने मिस्टर मेहता से बात करी या मिस्टर कपूर से? वो हमारे प्रोजेक्ट आइडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं? नहीं पिताजी, कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही। और मैंने उस इंटरनेशनल डील के बारे में भी पूछ लिया पिताजी, कोई स्कोप नहीं है। सूरज, गोविंद, अजय आप में से कोई भी चिंता मत करो। अब पंडित जी ने मुझे बताया कि सब कुछ ठीक होने वाला है और गोविंद की शादी भी हो जाएगी। उसके भाग्य में जो लड़की आने वाली है। भगवान तुम अपने ऊपर ध्यान दो, ये सब कुछ भी नहीं होता है। पंडित जी ने तुम्हें जरूर चूना लगा दिया होगा। नहीं जी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा दिल कहता है इस बार मेरे गोविंद की शादी होकर ही रहेगी। माँ आप आराम करो ना। तब अवंतिका आराम करती है, बाकी सब भी अपने काम में लग जाते हैं। शाम को डिनर का टाइम हो जाता है और नैना सादा खाना अवंतिका को देती है। बाकी सब दाल फ्राई रोटी चावल खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुमन अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ गांव में रहती है। शाम को वो हैंडपंप से पानी भर के लाती है। शुक्र है पानी आ गया, अब जल्दी से खाना बना देती हूँ। आ गई मेरी बच्ची, चल तू आराम कर, थक गई होगी। मैं खाना बनाती हूँ और तू जरा इस लड़के को डांट, क्योंकि ये मेरी तो एक नहीं सुनता। स्कूल से आने के बाद बस खेले जा रहा है, ये नहीं कि पढ़ाई कर ले। सौरभ, तुझे मैं कितनी बार समझाती हूँ, समझता क्यों नहीं है? पढ़ाई करना कितनी अच्छी बात होती है। हाँ मुझे पता है कि पढ़ाई करना जरूरी है, लेकिन मैंने स्कूल में पढ़ाई की थी, मैं खेलने गया था। मुझे पता है अभी थोड़े दिन पहले आपने मेरी स्कूल की फीस भरी है, लेकिन अब मैं नई क्लास में हूँ, उस हिसाब से एडमिशन और नई यूनिफॉर्म किताब के पैसे भी चाहिए। हाँ मुझे पता है, तू चिंता मत कर, मैं तेरी नई क्लास के एडमिशन बुक, एडमिशन फीस सब जमा कर दूंगी। अरे बेटा, इसको स्कूल के कोई 1000-2000 नहीं देने। 4-5 हजार से काम नहीं लगेगा इसकी सारी चीजों में। हाँ बेटा, ये सब तू कैसे करेगी? घर में खाने पीने की ही कमी हो रखी है। माँ टेंशन मत लो, मैं सब कुछ कर दूंगी। चलो आप सब बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ। सुमन खाना लगा देती है, सब बैठकर खाना खाते हैं। इतने में पड़ोसन मीनू आती है। अरे सुमन, मुझे परसों शादी में जाना है, ब्लाउज तैयार नहीं है और साड़ी में फॉल भी नहीं लगी है, मेरा काम कर दो। ठीक है आंटी, हो जाएगा। 150 रुपए हो गए, फॉल के और ब्लाउज के। सुमन, पड़ोस में रहकर तुम मुझसे इतने पैसे लोगी, थोड़ा कम कर लो। अभी आंटी मुझे इसी में से फॉल्स भी खरीदनी है ना। चलो कोई नहीं, आप 120 दे देना, कम से कम कुछ तो पैसे आएंगे, क्योंकि मुझे सौरभ के स्कूल की फीस जमा करनी होगी। सुमन उस पड़ोसन का नाप ले लेती है और वो चली जाती है। रात ज्यादा हो जाती है। सुमन बर्तन साफ करके अपने घर वालों के साथ सो जाती है। अगले दिन पानी भर के लाती है, खाना बनाती है, माता पिता का ख्याल रखती है। फिर एक और औरत सूट सिलवाने के लिए कपड़ा दे जाती है। इन सबको बनाने के लिए वो बाजार जाती है और मैचिंग का धागा लेकर आती है। वो घर पर पहले साड़ी में हाथों से फॉल लगाती है, फिर ब्लाउज तैयार करते करते 4 बज जाते हैं। दीदी, आपने खाना नहीं खाया है, खाना खा लो, दोपहर से सीधा शाम की चाय का वक्त हो गया है। काम मैं कर लूंगी, इतना तू खा ले, सुबह से यूं ही भागा दौड़ी कर रही है। अरे माँ, काम नहीं करूंगी तो जल्दी से इसकी स्कूल फीस कैसे भरूंगी? मेरी बच्ची तू परेशान मत हो, मैं काम ढूंढ रहा हूँ। नहीं पापा, मेरे होते आप कहीं बाहर नहीं जाओगे, मैं कर रही हूँ ना, काम हो जाएगा। सुमन अंजना के हाथ से खाना खाती है।
और फिर वापस सिलाई करने सिलाई मशीन पर बैठ जाती है। ऐसे ही 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। वो छोटी मोटी सिलाई के काम से सिर्फ 2000 ही रुपए निकाल पाती है और स्कूल में फीस देकर। देखिए, आपके भाई का एडमिशन हो गया है और आधी बुक्स भी आ गई है, लेकिन अभी भी आपको 2500 देने हैं, तभी यूनिफॉर्म मिलेगी और स्कूल चालू होगा उसका। आप चिंता मत कीजिए मैडम, मैं वो पैसे भी ला दूंगी, बस तब तक पुराने स्कूल की यूनिफॉर्म में भेज रही हूँ। ठीक है। सुमन अपने भाई के लिए बहुत मेहनत करती है, छोटे छोटे सिलाई करके पैसे जमा करती है। वो जैसे तैसे काम चलाती है। अपनी सहेली शिवानी से 1500 रुपए उधार लेती है और 200 रुपए से राशन लेकर आती है। एक सुबह नहा धोकर सफाई करके भाई को तैयार कर देती है। ये लो मम्मी, पापा आपकी चाय, और सौरभ तू भी जल्दी से नाश्ता कर, स्कूल जाने के लिए सिर्फ 20 मिनट बचे हैं, तेरे को पहुंचाना भी है। कर रहा हूँ दीदी नाश्ता। चारों नाश्ता कर लेते हैं। सुमन अपने भाई को स्कूल छोड़ने जाती है, बाकी के पैसे जमा कर देती है, जहां उसे नई बुक्स और यूनिफॉर्म मिल जाती है। वो इसे घर लेकर आ ही रही होती है कि मंदिर के पास सुबह सुबह अवंतिका से टकरा जाती है। ओहो, माफ कीजिए, आपको देखा नहीं, कैसे पाई पाई जोड़कर मैंने ये किताब और यूनिफॉर्म ली है, वो भी गिरा दी। कुछ नहीं हो सकता मेरा। अरे कोई बात नहीं बेटा, अरे पंडित जी ने कहा था एक सुबह तुमसे जो लड़की टकराएगी वही तुम्हारे घर की बहू बनेगी, और उसके हालात देखकर ये गरीब घर की लग भी रही है। बेटी, मुझसे गलती हुई है, तुम्हारे हाथ में कितना सामान है, मैं थोड़ा तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, वो सामान ही ज्यादा है ना, इसीलिए टकरा कर गिर गई। अभी आप बहुत बड़े घर की लग रही हो, आप मेरा सामान मत उठाइए। अरे बेटा करने दो, वैसे भी मुझे थोड़ा आगे जाना ही है, मैं थोड़ी मदद करवा देती हूँ, ये सही रहेगा। इसके बहाने मैं इससे बात कर लेती हूँ और घर भी देख लूंगी। ठीक है आंटी, बुक्स में ही पकड़ूंगी, भारी है, आप बस ये यूनिफॉर्म पकड़ लो। ये यूनिफॉर्म किसकी है बेटा? चलते चलते दोनों बात करने लगते हैं। आंटी जी, मेरे छोटे भाई की स्कूल यूनिफॉर्म है, उसे स्कूल में छोड़कर आ रही थी ना। अच्छा अच्छा, और कौन है तुम्हारे घर में? बस मम्मी पापा और भाई। इसी तरह अवंतिका रास्ते में चलते चलते उससे सारे सवाल जवाब कर लेती है। इसी बातचीत से अवंतिका को वो बहुत संस्कारी लगती है और वो घर आकर पानी पीती है। आंटी जी खा लीजिए ना, आप यहाँ तक पैदल चलकर आई हैं और आपने मेरी मदद भी करवाई है, वरना देखने से तो आप बहुत बड़े घर की लगती हैं। हाँ बेटी, बड़े घर की हूँ तो क्या हुआ, पैदल चलना जुर्म है क्या? मदद करना गलत है? अरे ये सिलाई मशीन तुम्हारी है? जी आंटी जी, मुझे सिलाई करना पसंद है और घर चलाने के लिए मैं ये सब करती हूँ। बहुत आज्ञाकारी बच्ची हो तुम। क्या मेरे बेटे से शादी करोगी? क्योंकि मुझे तो तुम पसंद आ गई हो पहली नजर में। आंटी, आप एक नजर में मुझे कैसे जान सकती हैं? बेटी, मेरे तो दिल में ये बात आई, तुम्हें इतनी देर से देख रही हूँ। बहुत प्यारी हो तुम, जो अपने घर वालों का इतना ख्याल रखती हो, सब कुछ खुद करती है। मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला किया है। बहन जी, भाई साहब, अगर आप दोनों को मेरी बात मंजूर है तो बता दीजिएगा, वैसे मैं अपने बेटे की फोटो दिखा देती हूँ आपको। अवंतिका अपने बेटे की फोटो दिखाती है, उसके बारे में सब कुछ बताती है और सोचने के लिए 2 दिन का समय देकर वापस चली जाती है। तो बताइए अंजना जी, क्या सोचा आपने? आप अपनी बेटी के हाथ पीले करना चाहती है मेरे बेटे के साथ, बदले में हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। जी, हमें अपनी बेटी के लिए ये रिश्ता मंजूर है, बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। जी बिल्कुल, हमें आपका बेटा पसंद आ गया। एक बात और, आपको उसकी उम्र से तो कोई परेशानी नहीं है ना? वो 30 साल का है। जी, पति पत्नी में इतना तो चलता है। बेटी सुमन, तुम भी अपने दिल का बता दो, मंजूर है ना? जी माँ जी, पापा ने जो फैसला ले लिया है मेरा भी वही फैसला है। पंडित जी ने ठीक कहा था, इस बार मेरे बेटे का रिश्ता तय हो जाएगा, और वो भी एक गरीब घर की लड़की से जो कि इतनी अच्छी है। अब सब ठीक हो जाएगा। अवंतिका अपने घर में सबको रिश्ता तय होने की बात बता देती है और अपने परिवार के साथ सुमन के घर आती है, जहां उनके रोके के बाद सीधा सगाई हो जाती है। गोविंद भी खुश होता है, लेकिन जेठानी बिल्कुल खुश नहीं थी। कुछ दिनों में सुमन और गोविंद की धूमधाम से शादी हो जाती है, और जैसे ही वो अपने 100 करोड़ के घर और उसकी बाहर की सुंदरता और बहुत सारी गाड़ियों और हेलीकॉप्टर को देखती है, वो तो हैरान हो जाती है। बाप रे, ये इतनी बड़ी जगह किसकी है? अरे हमारा 100 करोड़ का घर है ना, और ये सब कुछ ही देर के लिए है।
देख लो ये सब, बाद में तुम्हें ये सब देखने को नहीं मिलेगा, है तो हमारा ही। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? थोड़ी देर के लिए क्यों? पहले बहू तुम्हारा गृह प्रवेश हो जाए, फिर सब कुछ बताते हैं। बस एक तमन्ना थी कि इस घर को छोड़ने से पहले तुम्हारा गृह प्रवेश हो जाए। कम से कम वो तो हो ही जाएगा, वरना हमें तो उम्मीद नहीं थी कि हमारे बेटे की शादी भी होगी। क्यों पापा जी, तुम सवाल बहुत करती हो। अंदर चलो ना देवरानी जी। हाँ बहू, अंदर चलो। ये सब ऐसी बातें करने का वक्त नहीं है। मुझे तुम्हारा जोरदार गृह प्रवेश कराना है। अरे ओ ढोल वाले, ढोल बजा दो और फूलों की बरसात रुकनी नहीं चाहिए। ये सुनते ही ढोल वाले जोर जोर से ढोल बजाने लगते हैं। 100 करोड़ की आलीशान महल की लाइट टिमटिमा रही होती है और नौकर चाकर फूल बरसाना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर सुमन को यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक बहुत अच्छे ससुराल में पहुंच चुकी थी। फिर जैसे ही वो गृह प्रवेश के लिए चौखट पर पहुंचती है तो सास प्यार से उसकी आरती करती हैं। इस वक्त इतनी तेज हवा चलती है कि ऊपर से फूल खुद बरसने लगते हैं। ये अचानक से मौसम को क्या हो गया? इतनी तेज तेज हवा चलने लगी। बहू, जरूर मौसम अच्छा हो रहा है। खैर, तुम अंदर जाओ, दाएं पैर से चावल के कलश को गिरा दो। जैसे ही सुमन दाएं पैर से चावल का कलश गिराकर अपना पहला कदम घर में रखती है, वैसे ही हवा और तेज चलने लग जाती है। इतने में अखिलेश को फोन आता है। ओहो, ये हवा भी ना। हाँ हेलो, बोलिए मिस्टर मेहता। ओहो, इसका पहला कदम रखते ही कितनी तेज हवाएं चल रही है। कुछ अजीब लग रहा है। ऊपर से मेरा मेकअप भी खराब हो रहा है। शुभ शुभ बोलो बहू। क्या आप सच बोल रहे? मतलब हमारा 200 करोड़ का जो नुकसान हुआ था, अब वो भरना नहीं पड़ेगा और इस 100 करोड़ के घर को भी खाली नहीं करना पड़ेगा? क्या सच में? अरे शुक्रिया आपका। फोन कट जाने के बाद सभी लोग हैरान थे। अखिलेश भांगड़ा करने लगता है। पापा, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप जानते भी है ना, हम चंद समय के लिए 100 करोड़ के घर में मेहमान हैं। ओए चुप कर खोते, अभी अभी फोन आया इन्वेस्टर का। अब हमें ना तो 200 करोड़ भरने पड़ेंगे और ना इस 100 करोड़ के घर को बेचना पड़ेगा। बहू, ये सब जो भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने घर में पहला कदम रखा नहीं कि गुड न्यूज मिल गई। आपने ठीक कहा। बहू के पहला कदम रखते ही हमारा 100 करोड़ का घर बच गया। तभी गोविंद को फोन आता है। हाँ जी, क्या आप सच बोल रहे हैं गुप्ता जी? हमारी इंटरनेशनल डील साइन हो गई। लगता है पापा, गोविंद को भी गुड न्यूज मिल गई है। फोन रखते ही गोविंद अपने माता पिता को गले लगा लेता है और फिर अपनी पत्नी के। मम्मी पापा, आपने ठीक कहा था कि इस बार सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सुमन, इस 100 करोड़ के घर में जैसे ही तुम्हारा पहला कदम पड़ा, तुमने तो मेरी किस्मत बदल दी यार। कंपनी बचाने के लिए हमें इंटरनेशनल डील करनी थी, जो कि कोई भी नहीं कर रहा था, और फिर देखो कॉल आ गया और हमारा घर भी बच गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बिल्कुल सही समझा गोविंद। पंडित जी ने सही बोला था, सब ठीक हो जाएगा। बहू, तुम्हारा पहला कदम रखते ही सब अच्छा हो गया। तुम हमारे लिए खुशनसीब साबित हुई हो। हमारी लाइफ में आने के लिए भाभी आपको बहुत बहुत थैंक यू और हम सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं? मेरे पहले कदम से क्या हो गया? वही तो माँ जी, इस गरीब फटीचर के पहले कदम से हम इतने आबाद हो सकते हैं। ये हमारी किस्मत है। हमारा अच्छा वक्त आना ही था। फालतू का इस गरीब को क्रेडिट देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इतने ही इसके शुभ कदम होते तो अपने घर में ये गरीबों की तरह नहीं रहती। खबरदार बहू, जो नई बहू से इस तरीके से बात करी तो घर में कितनी परेशानी चल रही थी, अब जाकर कुछ सही हुआ है। ये हमारे लिए लकी चार्म साबित हुई है, वो भी इसके पहले कदम की वजह से। माँ जी, शायद जेठानी जी सही कह रही हैं। वैसे भी मैं गरीब हूँ, मेरे शुभ कदम क्या ही अच्छी खबर देंगे। रोते नहीं बहू, कोई कुछ भी कहे, लेकिन इस 100 करोड़ के घर में तुम्हारा पहला कदम रखते ही हमें इतनी खुशियां हासिल हुई हैं। अब हम भी इस घर में तुम्हें कभी परेशान नहीं होने देंगे। चलिए भाभी, आराम कर लीजिए, आज के लिए इतना काफी है। चलो भाई। चिंकी अब भैया भाभी को कमरे तक छोड़ती है, जिससे उसे नेक भी मिलता है। अगले दिन सुमन नई नवेली बहू की तरह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर रही होती है। तभी अवंतिका, अरे बहू, इतना जल्दी उठकर तुम 100 करोड़ का घर साफ करोगी? पागल हो, ये सब काम करने के लिए नौकर है और ये जगह इतनी बड़ी है, तुम अकेले नहीं कर पाओगी। चलो बैठ जाओ। अरे नहीं माँ जी, मेरे पास वक्त नहीं है। अभी मुझे पहली रसोई के लिए भी बहुत सारा खाना बनाना है।
इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, नौकर चाकर खाना बना लेंगे। तुमने हमें इतनी बड़ी खुशी दी अपने पहले कदम से, हम तुमसे काम नहीं करवा सकते बहू। माँ जी, मेरी शादी हुई है, मुझे थोड़ा सा तो बहू का फर्ज निभाने दीजिए। अच्छा ठीक है, रसोई में एक चीज बना देना। तब नौकरों की सफाई करने के बाद सुमन पूजा घर की सफाई कर पूजा करती है और पहली रसोई में जो भी मीठा हो वो बनाती है, वो भी सबसे पहले भगवान को खिलाती है। इतनी देर में सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं और बहू खाना परोस देती है। अरे आज के खाने का टेस्ट तो बहुत अच्छा है। हाँ पापा, मुझे भी अलग लग रहा है, बढ़िया है। लगता है नई बहू के आ जाने से नौकरों ने अपने हाथ के खाने का स्वाद भी बदल दिया। लेकिन हमने कुछ नहीं किया, ये सारा खाना तो इन्होंने बनाया है। क्या बात है सुमन, तुम्हारे कदमों में नहीं तुम्हारे तो हाथों में भी जादू है। सच में बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने। बहुत अच्छा खाना खाने को मिला, इसके लिए हम खुश हैं। लेकिन बहू, मैंने तुझे मना किया था ना, तू आराम कर, तुझे इस घर का कोई काम करने की जरूरत नहीं है, नौकर देख लेंगे। ठीक है माँ जी, लेकिन आज तो बनाना बनता था, इसलिए बना दिया। ये लोग ज्यादा ही कल से इसकी तारीफ करे जा रहे हैं। अगर एक दिन में ये हालत है तो आगे क्या होगा? मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, बहुत बन रही है। माँ जी, पापा जी, आप ज्यादा ही सोच रहे हैं। पहली बार इसके हाथ का खाना खाया है, इसीलिए अच्छा लग रहा है, वरना गरीब लोगों के घर में तो इतने तेल मसाले होते नहीं हैं जो इतना अच्छा खाना बना पाए। माँ जी, पापा जी, आपको एक गरीब घर की लड़की को 100 करोड़ के घर की बहू नहीं बनाना चाहिए था। शांत रहो बहू, तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बातें करने लगी हो तुम? और सुमन बिल्कुल हमारे लिए ठीक है। हाँ दीदी, मैं गरीब हूँ और यहाँ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तब रोते हुए सुमन रसोई में जाती है, जिसकी वजह से ससुराल वाले बड़ी बहू को खूब सुनाते हैं। डांट पड़ने के बाद बड़ी बहू और भी ज्यादा बौखला जाती है। कुछ देर के बाद फिर से अवंतिका के पेट में पथरी का दर्द होता है। तब गोविंद उसे दवाइयां दे देता है। सुमन को जब अपनी सास के ऑपरेशन के बारे में पता चलता है तो वो परेशान हो जाती है। वो अपनी सास का घरेलू नुस्खे करके उपचार करती है। रोज सुबह कभी कुल्थी का पानी तो कभी नारियल पानी, नींबू पानी इत्यादि देती है। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर जैसे ही उसका अल्ट्रासाउंड करता है तो रिपोर्ट नॉर्मल आती है। ये देखकर डॉक्टर हैरान हो जाता है। ओ माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? अनबिलीवेबल। क्या हुआ डॉक्टर? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कहीं मेरे खिलाने पिलाने से उन्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? बोलिए ना डॉक्टर। अरे आज तक ऐसे केसेस में मैं बहुत कम ऐसे चांस देख पाया हूँ। इनका जो ऑपरेशन होने वाला था ना, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। इनकी स्टोन निकल चुकी है और ये बिल्कुल ठीक है। पर हुआ कैसे ये? डॉक्टर साहब, ये सब मेरी बहू के पहले कदम की वजह से हुआ है, जो इस घर में नई आई है। इसी ने मेरी पत्नी का ख्याल रखा और मेरी पत्नी ठीक हो गई। मेरी बहू ने मुझे ठीक कर दिया, मैं बड़े ऑपरेशन से बच गई। माँ जी, आप सब मुझे हमेशा ऐसे ही क्यों बोलते रहते हैं? इसकी वजह तो बताइए। घर चल, सब बताते हैं। कुछ ही देर में सब लोग घर पहुंच जाते हैं। तब सास अपनी बहू को गले लगा लेती है। तू बार बार पूछ रही थी ना, ऐसा क्या हुआ जो तेरा पहला कदम रखते ही ये 100 करोड़ का घर नीलाम होने से बच गया और तेरे पति को इंटरनेशनल डील भी मिल गई? क्योंकि कुछ महीने पहले। देखिए, अब आपने इतना भारी फैसला ले लिया है तो ठीक है। ये 100 करोड़ का घर नीलाम होने के लिए तैयार है। कल से इसकी बोली लगाई जाएगी और कुछ दिनों में आप ये घर छोड़ देंगे। देखिए रंजीत जी, स्थिति ऐसी है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आपसे विनती जरूर कर सकता हूँ। मेहनत से बनवाया है, इसमें मेरे पिता की भी यादें हैं और मैं अपने बेटों की शादी करना चाहता हूँ। कम से कम मेरी बहू तो इस घर को देख ले, फिर चाहे हम झोपड़ी में ही क्यों न चले जाएं, वहीं रह लेंगे। बस मुझे 1-2 महीने का मौका दे दीजिए, जिससे मैं अपने बेटे की शादी कर दूं, फिर हम चले जाएंगे। वैसे मैं ये सब सुनता नहीं हूँ, लेकिन आपकी इज्जत करता हूँ, तो आपको 2 महीने का मौका दे दूंगा। गृह प्रवेश के अगले दिन मैं खाली करवा लूंगा। एक तरफ बहू, मेरी तबीयत खराब चल रही थी, दूसरी तरफ बिजनेस भी डूब रहा था और ये 100 करोड़ का घर भी। लेकिन जैसे ही तूने कदम रखा, सब कुछ बदल गया, सब अच्छा हो गया। पंडित जी ने भी कहा था, मेरे बेटे का रिश्ता एक ऐसी लड़की से जुड़ेगा जो भाग्य लेकर आएगी, और वो तू ही है। क्यों माँ जी,
आप इसे चने के झाड़ पर चढ़ाए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा होता ना तो अब तक चिंकी को भी एयर होस्टेस में जॉब लग गई होती, जो कि वो सिलेक्ट नहीं हुई। भाभी आप ऐसा मत बोलो, अब मुझे भी विश्वास हो गया कि मेरे साथ भी अच्छा होगा। सब हो जाएगा भाभी, मुझे यकीन है। वक्त गुजरता है, सुमन 100 करोड़ के ससुराल में सबका बहुत ख्याल रखती है। वहीं चिंकी भी अब एयर होस्टेस की जॉब करने लग जाती है और शोभित भी अब अपने भाइयों के साथ अपनी कंपनी में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन नैना की चिढ़ खत्म नहीं होती, इसलिए एक दिन अपनी सारी सहेलियों को बुला लेती है और अपनी देवरानी से खूब सारा खाना बनवाती है। सुमन, टेबल गंदी होगी, मेरी फ्रेंड्स बैठी है, जल्दी से साफ करके आओ, मुझे गंदी लग रही थी। ठीक है दीदी। सुमन टेबल साफ करती है, इतने में नैना उसके बनाए हुए खाने में तेज मिर्च और मीठे में शुगर सिरप मिला देती है। अच्छा है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। थोड़ी देर में उसकी सहेलियां खाना खाती हैं तो सभी गुस्सा हो जाती हैं। ओहो, बकवास खाना है, इतना तीखा। छी, तुम्हारी गरीब देवरानी ऐसा खाना बनाती है। और ये इतना तीखा है कि खाने वाले को उल्टी हो जाए। 100 करोड़ के घर में ऐसी गरीब घर की लड़की को बहू बनाया ही क्यों है? करवा दी ना तुमने मेरी बेइज्जती। सुमन, पहली रसोई पर तो बहुत तारीफ बटोर रही थी, आज तुमने जानबूझकर किया ना ये? नहीं दीदी, मैंने ठीक से खाना बनाया था, चखा भी था, पता नहीं कैसे खाना बिगड़ गया। कोई बात नहीं बड़ी बहू, मैं भी बाहर से कुछ खाना मंगवा देती हूँ, कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है। रहने दीजिए माँ जी, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर ही जा रही हूँ। आप आया ना मजा, अभी तो बहुत कुछ करूँगी। तब नैना अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने चली जाती है और अपनी देवरानी का मजाक उड़ाती है। ऐसे ही नैना एक दिन घर के सारे नौकरों को छुट्टी देकर पूरे 100 करोड़ के घर की सफाई, खाना बनवाना सब सुमन से करवाती है। और इस वक्त घर वाले बाहर होते हैं। इतना ही नहीं, एक दिन मेहमान आते हैं तो जानबूझकर उसे नेट वाली स्टाइलिश साड़ी दे देती है और खुद को संस्कारी बनाकर उनके सामने आ जाती है। तब मेहमान, भाई हम तो सोचे थे बहुत संस्कारी बहू लेकर आए हो तुम, लेकिन ये क्या है? अखिलेश, पहनावा देखकर तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। अरे नहीं नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है, हमारी बहू सच में बहुत संस्कारी है। रहने दीजिए भाई साहब, वो तो दिख रहा है, बड़ी बहू कितनी सुंदर लग रही है 16 श्रृंगार करके। और इस गरीब मॉडर्न को देखो, 100 करोड़ का घर मिलते ही अपने असली रंग में आ गई। कैसा कटा हुआ ब्लाउज पहनती है। क्यों रे अवंतिका, तू अपनी बहू को नहीं कुछ बोलती? तू गलत समझ रही है उषा, आज शायद बहू को पता नहीं था, इसीलिए ऐसी पहन ली। मेहमानों के जाने के बाद आंखों में आंसू लिए देवरानी जेठानी से सवाल करती है। दीदी, आपने मुझे जानबूझकर ऐसी साड़ी पहनाई और खुद संस्कारी बन गई। नहीं नहीं सुमन, तुम गलत समझ रही हो, तुम रोज बन ठन कर रहती हो, इसीलिए तुम्हें देखकर मैंने आज ऐसे कपड़े पहन लिए। और तुम कभी स्टाइल वाले कपड़े नहीं पहनती, तो सोचा आज तुम्हें पहना दूं। मुझे नहीं पता था मेहमान गुस्सा होंगे। चलो, जो हो गया सो हो गया। बड़ी बहू, दोबारा ऐसा मत करना कि छोटी बहू की आंखों में आंसू आए। उसने हमारे लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सकता था। कल तो इसकी आंखों में और आंसू लाऊंगी पापा जी। घर में सभी लोग खुश थे, लेकिन नैना से ये देखा नहीं गया। कुछ देर पहले वो अपना डायमंड नेकलेस पहनकर जानबूझकर सुमन को दिखा रही थी। सुमन तारीफ करती है, कुछ ही देर के बाद खुद स्टोर रूम में छुपा देती है और फिर हार के गायब होने का इल्जाम सुमन पर लगा देती है। घर वाले सारे परेशान हो जाते हैं। पापा जी, मैं बोल रही हूँ, मेरा हीरे का हार इसने ही लिया है और छुपाया भी इसने है। बहू, इतनी देर से हर जगह तुम्हारा डायमंड का नेकलेस देख चुके हैं, इसके कमरे में भी नहीं है और तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? दीदी, मैं गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। मैं आपका डायमंड का नेकलेस क्यों लूंगी? क्योंकि तुम गरीब हो। क्या पता उसे बेचकर अपने मायके वालों को दे दिया हो, वहाँ का खर्चा चलाने के लिए। बस करो भाभी। अरे भाभी, आप बेकार ही परेशान हो रही हैं। मुझे स्टोर रूम खुला मिला है, मैं वहाँ पर भी चेक कर लिया और देखो ये वही था। बहू, कुछ बोलने से पहले 100 बार सोच लिया कर। मुझे पता था मेरी सुमन ऐसी हो ही नहीं सकती। और तू ये सब छोड़, ये बता, शादी को 5 साल हो गए, तो मुझे पोता पोती की खुशखबरी कब देगी? जानती भी है सब लोग मुझे कितना कुछ बोलते हैं। माँ जी, मैं कर रही हूँ, 4 साल से इलाज चल रहा है पर बात नहीं बन रही है। इतना कहकर नैना कमरे में चली जाती है और उसे देवरानी पर और भी गुस्सा आता है। लेकिन फिर देवरानी ही उसके लिए जूस लेकर जाती है। दीदी, आपसे नाराज नहीं हूँ, ये लीजिए, जूस पी लीजिए। और आप कौन से डॉक्टर को दिखा रहे हैं जो अभी तक कुछ पता नहीं चला? आपको कोई दिक्कत है? तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ
मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है नैना, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम किसी और डॉक्टर को दिखा लो। हाँ भैया, मेरे कहने से एक बार आप दीदी को किसी और अच्छे हॉस्पिटल में दिखा दीजिए। एक कृष्ण केयर हॉस्पिटल है, वो बहुत अच्छा है। हाँ तुम सही कहती हो। सुमन के कहने पर नैना अपने पति के साथ दूसरे हॉस्पिटल जाती है जहां कोई दिक्कत नहीं आती। पीसीओडी प्रॉब्लम होती है। जब ये बात घर वालों को पता चलती है, क्या बहू किस चीज की दिक्कत है? और अब तो वो ठीक भी हो जाती। बहू तूने इसका इलाज नहीं चलाया? ऐसा कुछ पता नहीं था माँ जी, डॉक्टर ने मुझे कुछ और ही बताया, जिसके लिए मैं बहुत टेस्ट करा रही थी। दीदी, जरूर उस डॉक्टर ने आपके अमीर होने का और 100 करोड़ के घर होने का फायदा उठाया है। हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी, वरना अब तक इस घर में खुशियों की किलकारी गूंजती। इसका मतलब उसने मेरे साथ फ्रॉड किया। गुस्से में ससुराल वाले डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और उससे सब कुछ पूछते हैं। तभी डॉक्टर की सच्चाई सामने आ जाती है और सूरज पुलिस में उस डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर कर देता है, जिससे उसे सजा मिलती है। और अब एक अच्छे डॉक्टर से नैना का इलाज चलता है। धीरे धीरे नैना ठीक होने लगती है और एक दिन वो सबको गुड न्यूज देती है। तब नैना को अपनी गलती का एहसास होता है। माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। और अब दादी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, उस डॉक्टर ने मुझे कितना बेवकूफ बनाया। आज मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली है तो वो सिर्फ सुमन की वजह से। सुमन, तुम सच में इस घर के लिए बहुत लकी चार्म हो। 100 करोड़ के घर में तुम्हारा पहला कदम पड़ते ही सब कुछ अच्छा हो गया। मुझे तो लगा था मैं कभी माँ ही नहीं बन पाऊंगी। तुम नहीं होती तो मैं इस भ्रम में ही जीती। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया और बात बात पर बेइज्जत करना चाहा। अपनी बड़ी बहन को माफ कर दो। दीदी, बड़ी बहन छोटी बहन से माफी मांगते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जो हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, सब भगवान की वजह से हुआ है। नहीं, ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है, वरना वो डॉक्टर मुझे ऐसे ही पागल बनाता। देखा बहू, अब तो हमारा बिजनेस भी तरक्की पर है और घर में भी सब कुछ अच्छा हो गया। और ये सब बहू के पहले कदम की वजह से ही हुआ है। ये सच में ही हमारे घर की असली लक्ष्मी है। जेठानी को अपनी गलती का एहसास होता है। घर में ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। सुमन अपनी जेठानी का प्रेगनेंसी में खूब महीने के बाद नैना प्यारे से बेटे को जन्म देती है। घर में खुशियों का माहौल होता है और अवंतिका अपने बहू के कल को ध्यान में रखकर उसके लिए एक बुटीक खुलवा देती है, जिसकी इनकम से वो अपने मायके वालों का खर्च उठाती है। इस तरह सब खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।